नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 गणित के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को बिल्कुल बेसिक से हल करने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने बाकी सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको मिल सके। चलिए सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमें दिया हुआ है, 500 तथा 600 के मध्य हमें ऐसी कितनी संख्याएं मिलेगी जिनमें 9 केवल एक ही बार आता है। तो साथियों, यहाँ पर सवाल में हमें जो दे रखा है, बताना है कि 500 तथा 600 के मध्य 9 केवल एक बार कितनी बार आएगा। तो 500 के बाद अगली बार 9 किस संख्या में आएगा? 509 में आएगा। ठीक है, अगली बार संख्या कौन सी होगी? तो 519 में 9 आएगा। अगली संख्या 529 में 9 आएगा। अगली संख्या आपकी 539 हो जाएगी, 539। अगली हो जाएगी 549। अगली संख्या हमारी हो जाएगी 559। अगली संख्या 569। अगली संख्या 579। अगली संख्या जिसमें 9 केवल एक बार आता है वह हमारी 589 हो जाएगी। अगली संख्या 590। अगली संख्या 591। अगली संख्या 592। अगली संख्या हो जाएगी 593। अगली हो जाएगी 594। अगली संख्या 595। अगली संख्या 596। अगली संख्या होगी साथियों 597। अगली संख्या 598 और अगली संख्या नहीं होगी, क्योंकि अगली संख्या जैसे ही हम लेंगे उसमें 2 बार 9 आ जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला है कि एक ही बार 9 आता है। ऐसी संख्या को हमको बताना है। तो 598 तक संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? 1, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 2 18। मतलब 500 से लाकर 600 के मध्य में 18 ऐसी संख्या है जिनमें 9 केवल एक बार आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 18 बार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है? हमें यहाँ पर 4 विकल्पों में संख्याएं दे रखी है और बताना है कि कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो साथियों, 12 जो बना है वो 3 और 4 के गुणनफल से बना है। तो जो संख्या 3 का नियम का पालन करेगी और संख्या 4 का भी पालन करेगी, वही संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। राइट, तो यहाँ पर हमें 2 नियम चेक करना है, 3 का भी लागू होना चाहिए और 4 का भी जिसमें लागू होगा वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको पहले कौन सी संख्या देख लेना चाहिए? तो मैं आपको कहूंगा पहले 4 का नियम चेक कर लेंगे। तो 4 का नियम जैसे ही चेक करेंगे तो 4 का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंक में यदि 4 का भाग जाता है तो वह संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। 63 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसलिए पहला विकल्प तो आपका कैंसिल हो गया। बी विकल्प में अंतिम 2 अंक 52 है, 52 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? तो 13 चौक 52 होता है। 3 का, इसमें 4 का भाग तो जा रहा है। अब 3 का भी इसमें देख लेते हैं। चलो और देख लेते हैं, ऑप्शन 52 इसमें भी दे रखा है, मतलब इसमें भी 4 का भाग जाएगा। और 85 इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही कैंसिल हो चुके हैं। अब इन दोनों में से या तो बी हमारा राइट आंसर होगा या फिर सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब इन दोनों को 3 का नियम चेक कर लेते हैं। तो सी वाले ऑप्शन में 3 का नियम चेक करेंगे तो संख्याओं का योग करेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9। इस संख्या में इसका योग जो हो रहा है वो 9 हो रहा है और योग जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब इस संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है, अर्थात सी ऑप्शन जो हमारा रहेगा वह संख्या 1152 जो है, यह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको चेक कर लेते हैं। 8 4 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता है, अर्थात यह संख्या 4 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। इस कारण से 12 से विभाजित नहीं होगी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1152 हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर भिन्न जो है वो 5/8 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न आपसे पूछी जा रही है। यदि हम इसको हल करते हैं तो सबसे पहले अपन भिन्न मान लेते हैं कि भिन्न क्या होगी। तो भिन्न को हम x और y मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सरल करने के लिए भिन्न को यदि हम अंश को भी 100 मान लेते हैं और हर को भी 100 मान लेते हैं, तो क्या बोला है उसने, भिन्न के अंश में 25 की वृद्धि, 100 में 25 जोड़ेंगे, राइट। और क्या बोल रहा है, हर में 20 की कमी, तो 100 में से 20 की क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। तो कमी करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 5/8 प्राप्त हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये भिन्न है इसलिए इसको x और y इसके साथ में लगा देंगे। तो यहाँ पर 100 में 25 जोड़ेगा तो 125 हो गया, ये 125 x हो गया, मतलब ये 125 अंश है। और यहाँ 100 में से 20 घटेगा तो 80y, मतलब ये हर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5/8। हमें मूल भिन्न बताना है, अर्थात x/y मूल भिन्न हमको बताना है। तो 5/8 ऐसा कैसा ही, यहाँ से 80 नीचे था, इधर जाएगा ऊपर चला जाएगा, और 125 जो ऊपर था इधर आएगा नीचे चला जाएगा। 8 से ये 10 बार में कट जाएगा, 5 से ये 25 बार में कट जाएगा। 5 दूना 10 और 5 5 25, अर्थात x/y अर्थात जो मूल भिन्न होगी साथियों वो 2/5 हो जाएगी। अर्थात हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, 2/5। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, 2/5 हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ रहेगा। ठीक है, आया समझ में, बड़ा सरल सवाल है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 4 गुणित 7 तथा 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 गुणित 11 का मस मतलब HCF हमको यहाँ पर बताना है। तो हमें जो सवाल में दे रखा है, पहली संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 2 की घात 3, तो 2 को 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, 3 की घात 2, तो 3 को भी हम 2 बार लिख लेते हैं। 5 की घात 4 दे रखी है, तो 5 को भी हम 4 बार लिख लेते हैं। और आगे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, दूसरी संख्या जो दे रखी है वो है हमारे पास 2 की घात 2, तो 2 गुणित 2, 3 की घात 2, 3 गुणित 3 और गुणित 5 गुणित 11 हमें दिया हुआ है। इसका हमको HCF मतलब मासा निकालना है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो एक तो HCF में आपका 2 हो गया, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 1 गुणा 2 और हो जाएगा। यहाँ पर 3 एक है, 3 यहाँ पर भी है, इसके साथ में 3 और आ जाएगा। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इसके साथ में भी 3 आ जाएगा। 5 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, 5 एक और आ गया। यहाँ पर 7 है, यहाँ नहीं है। 11 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। इनको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12, 2 दूना 4 है ना, 4, 4 तिया 12, 12 और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। 6, 12 एकम 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। अर्थात HCF जो हो जाएगा साथियों वो कितना आ जाएगा, 180 हमारा मस आ जाएगा। 180 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल का रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 में हमें बताना है 25 डेकाग्राम बराबर कितने ग्राम। डेकाग्राम को हमें ग्राम में बदलना है। तो इसको सरल करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है मिली, उसके बाद आएगा सेंटी, उसके बाद आएगा डेसी, फिर आएगा ग्राम, लीटर या मीटर जिसमें भी दे रखा हो, ग्राम लीटर मीटर। उसके बाद आएगा आपका डेका, फिर आएगा हेक्टो, फिर आएगा आखिरी में किलो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मान जो दे रखा है डेकाग्राम, डेकाग्राम यहाँ पर है, काय में बदलना है, ग्राम में बदलना है, अर्थात यहाँ से हमको यहाँ आना है। जब इस दिशा में हम आते हैं तो क्या होता है, गुणा होता है। और हर स्टेप को आगे बढ़ते हैं तो 10 का गुणा, इधर जाएंगे तो 10 का गुणा, और इस डायरेक्शन में जब जाया जाता है तब क्या होता है, भाग होता है। तो डेका से ग्राम पर आना है तो 10 का गुणा होगा। डेका में हमें मान 25 दे रखा है, 25 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो ये 25 डेकाग्राम बराबर कितना ग्राम हो जाएगा,
250 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात हमें 9:7 दे रखा है। हमसे आयत का परिमाप पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो हमें दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है? तो आयत का क्षेत्रफल हमें 252 दे रखा है। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये सब आपको पता है। क्षेत्रफल 252 दे रखा है। आगे इसने कहा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 9:7 है। तो हम लंबाई को 9x मान लेते हैं और चौड़ाई को 7x मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया? 252 बराबर 9 का 7 से गुणा होगा, 9 सत्ते 63, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 252 और ये 63 बटे में आ जाएगा। ये भाग देंगे हम तो ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार चला जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एक्स का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमने लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात माना था उसको इसमें रख देंगे। लंबाई हमारी 9x थी तो 9 गुणित 2 हो जाएगा x का मान, 9 दूनी 18, लंबाई हमारे पास 18 आ गई। चौड़ाई, चौड़ाई का अनुपात हमारे पास 7x था, इसमें भी मान रख देंगे 7 गुणित 2, 7 दूना 14। अब हमारे पास जो परिमाप हमको निकालना है उसको निकालने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र हम सभी जानते हैं। वो होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई भी है। लंबाई हमारे पास 18 है, चौड़ाई हमारे पास 14 निकल के आई है। इन दोनों को सरल करेंगे, 14 दूना 28, 28 और 4 32 हो जाएगा। 32 का गुणा 2 से करेंगे तो 32 का डबल कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अर्थात आयत का जो परिमाप होगा साथियों वो कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर आयत का परिमाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अर्थात हमारे छठे सवाल का राइट आंसर जो होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। आगे बढ़े। सवाल नंबर 7 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? साथियों एक चीज याद रखिए कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको कौन सा कोण कहा जाता है? पूरक कोण कहा जाता है। अर्थात जो मान हमें दे रखा है 90, इसमें 55 डिग्री, उसको हम क्या करेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे। तो 90 डिग्री में से 55 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 35 डिग्री आ जाएगा। अर्थात 55 डिग्री का जो पूरक कोण होगा, 55 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। हमारा राइट आंसर जो होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट और सही आंसर रहने वाला है। चलिए सवाल नंबर 8 बहुत ही सरल प्रश्न है। ए कोष्टक में b माइनस सी प्लस बी कोष्टक के अंदर c माइनस ए प्लस सी कोष्टक के अंदर a माइनस बी, इसका मान हमें बताना है। सरल कर लेंगे इसका। तो a का b से गुणा ए बी हो जाएगा, a का c से गुणा ए सी हो जाएगा, प्लस b का c से गुणा बी सी हो गया, माइनस b का a से गुणा ए बी हो गया, प्लस a का c से गुणा ए सी हो गया, माइनस b का c से गुणा बी सी हो गया। यहाँ प्लस का ए बी से माइनस का ए बी कट जाएगा, माइनस के ए सी से प्लस का ए सी कट जाएगा, प्लस के बी सी से माइनस का बी सी कट गया, सारे पद कट गए। अर्थात क्या बचा? जीरो बचा। जीरो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर रहने वाला है। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखिए, करने की कोशिश करिएगा। और साथियों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बाकी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और विक्रय मूल्य 3500 रुपये है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किसी वस्तु को खरीदा 4500 रुपये में और बेचा जा रहा है 3500 रुपये में। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि इसमें हानि जो हो रही है साथियों वो 4500 में से हमने 3500 घटा दिया, अर्थात 1000 रुपये की इसमें हानि हो रही। 1000 रुपये की क्या हो रही है? हानि हो रही।
लेकिन हमको सवाल में हानि प्रतिशत में बताना है। तो हानि प्रतिशत निकालने का एक सूत्र होता है, जिस सूत्र की सहायता से हम हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। वो सूत्र क्या होता है? तो हानि प्रतिशत अगर निकाला जाता है तो ऊपर क्या रखा रखा जाता है? हानि को रखा जाता है। और बटे में क्या आता है? क्रय मूल्य आता है, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, और गुणा किया जाता है 100 से। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसका आंसर क्या आएगा? हानि हमारे पास 100 रुपए की हानि, सॉरी 1000 रुपए की हानि हो रही है। क्रय मूल्य हमारा 4500 रुपए था, इसका गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो, तो इसकी 2 जीरो कट जाएगी यहाँ पर। और क्या कट रहा है? 5 से इसका काट देंगे, 5 दूना 10, ये 2 जीरो इसके पीछे आ गई, 5 नम 45। ठीक है, तो 200/9, इसको अगर अपन सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18। ठीक है, 2 बचा, ये फिर से 9 दूनी 18, कितना बचा? 2 बचा, और ये कितना हो गया? 22 सही 2/9% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। अर्थात हानि प्रतिशत कितना निकल के आ गया है? 22 सही 2/9%। अर्थात हमारा सी ऑप्शन जो रहेगा वो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में हमें दिया हुआ है 10:13 समानुपात है x:26 के, तो x का मान आपको बताना है। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है 10/13 समानुपात का मतलब होता है बराबर x/26। अब बड़ी आसानी से आप x का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 10 का गुणा 26 से कर दीजिए और 13 का गुणा x से कर देंगे, तो ये x के साथ में 13 जो है ये कहाँ आ जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 13 दूना 26, अर्थात x का मान कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। x का मान 20 आ गया। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ रहेगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम सवाल है सवाल नंबर 11। हमें सवाल नंबर 11 में दे रखा है √30 प्लस √1 कामा √21 प्लस √10 कामा √23 प्लस √8 कामा √27 प्लस √4, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जब भी आपको अंडर रूट के अंदर सारी संख्याएं दे रखी हो, ये पहली संख्या हमने लिख दी √30 प्लस √1, अगली संख्या हमें दे रखी है √21 प्लस √10, अगली संख्या हमारे पास है √23 प्लस √8, और चौथी संख्या हमारे पास में है √27 प्लस √4। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल है। यहाँ जो संख्या है इनका गुणा कर लीजिए। 30 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 30 एकम 30। यहाँ पर संख्या 21 गुणित 10 कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। यहाँ पर संख्या इस वाले भाग में 23 गुणित 8, 23 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 24 का 4, हंसी लाया 2, 8 दूना 16, 16 और 2 18, ये 184 हो गया। यहाँ पर 27 गुणित 4, 7 चौक 28 का 8, हासिल आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10। यहाँ पर आपको बताना है 108, 184, 210 और 30। इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। तो इन चारों अंकों में सबसे बड़ी संख्या आपको 210 दिखाई दे रही है, और 210 हमें √21 प्लस √10 से प्राप्त हुआ है। तो बड़ी संख्या जो होगी साथियों वो कौन सी हो जाएगी? √21 प्लस √10 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाता, सवाल में क्या होता? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाती? 30 हो जाती, जो कि हमारी √30 प्लस √1 से प्राप्त हुई होती है। इस कारण से छोटी संख्या अगर पूछी जाती तो √30 प्लस √1 हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती वर्ग 2 गणित की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है 20 मार्च से, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में 11 महत्वपूर्ण सवालों को आज के इस वीडियो में हमने हल किया। उम्मीद करता हूं 11 सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही शानदार सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।